नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम के जरिए हम आपकी मुलाकात कराते हैं खास शख्स से। आज हमारे साथ जो खास शख्स हैं वो आज के कार्यक्रम में वो बहुत खास इस मामले में है क्योंकि वो लोगों को राशन देते हैं जिससे कि लोग भूखे ना रहें, सामाजिक न्याय देते हैं, उपभोक्ताओं के मामले का संरक्षण करते हैं। तमाम विभाग के केंद्रीय राज्य मंत्री हैं BL वर्मा साहब। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आप संगठन के माहिर खिलाड़ी हैं सर, और बहुत छोटे से शुरू किया था, बूथ स्तर से आपने अपना काम शुरू किया था। देखिए, 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल को हुई जी। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि संघ का स्वयंसेवक था और भारतीय जनता पार्टी में 1980 बनते ही मैं पार्टी में मुझे जाने का अवसर मिला और उसके बाद 1984 में युवा मोर्चे का जिला महामंत्री से लेकर जी। फिर प्रदेश मंत्री युवा मोर्चा, प्रदेश मंत्री भारतीय जनता पार्टी, फिर दोबारा से प्रदेश मंत्री भारतीय जनता पार्टी। 2017 का चुनाव जब हो रहा था उस समय मैं ब्रज क्षेत्र का अध्यक्ष था। ब्रज क्षेत्र चुनौतीपूर्ण क्षेत्र था क्योंकि लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी का गढ़ है, मैनपुरी से लेकर के फिरोजाबाद सारे ज़िले, लेकिन पार्टी के नेतृत्व ने जिस तरह का मार्गदर्शन दिया उस समय आदरणीय अमित शाह जी उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे थे, तो मैं कह सकता हूं कि 65 में से 57 सीटें जीतने का रिकॉर्ड उस समय बीजेपी में ये रहा है। और उसके बाद तुरंत ही मुझे यूपी सिडको का चेयरमैन, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का उपाध्यक्ष और उसके बाद तुरंत ही मुझे राज्यसभा का सांसद बनाकर 2020 में आपको राज्यसभा का सांसद 2020 में राज्यसभा का सांसद और थोड़े दिन बाद ही 2021 जुलाई में भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री, सहकारिता राज्य मंत्री और नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट दो मंत्रालय आदरणीय प्रधानमंत्री ने दिए। मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को एक बिना चुनाव लड़ाए राज्यसभा में ले जाकर, और एक बार नहीं दो बार मुझे, और दूसरी बार अभी जब मंत्री बना हूँ तो मेरे पास कंज्यूमर अफेयर है, फूड है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और साथ में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। और साथ ही साथ मुझे संगठन में आज भी काम जितना दिया जाता है मैं काम करता हूँ। नहीं, आप मैं कहूँ कि पिछड़ा वर्ग हमारा मोर्चा होता है भारतीय जनता पार्टी का, उसका मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अभी हूँ। आपने जहाँ पर आपकी कर्म भूमि है बदायूं, उसके लिए भी बहुत काम किया है जो मैंने अब तक देखा। देखिए, बदायूं के विषय में तरह तरह की भावना लोगों चर्चाएं करते थे। लोग कहते थे कि जो तो समाजवादी पार्टी का गढ़ है, बदायूं से कभी मुलायम सिंह चुनाव लड़ते थे, कभी रामपाल यादव भी वहाँ से चुनाव लड़े हैं और इसके बाद में धर्मेंद्र यादव वहाँ से चुनाव लड़े हैं। तब मैं कह सकता हूँ कि लगातार इस तरह का गढ़ जो माना जाता था, लेकिन 2020 में जब राज्यसभा का सांसद बना था तो चुनौती तो थी बदायूं में, लेकिन आज मैं कह सकता हूँ जहाँ पर बदायूं पिछड़े जिलों में गिना जाता था और विकास के मामले में बहुत पीछे था, शिक्षा के मामले में बहुत पीछे था, आज बदायूं कोई नहीं कह सकता कि कहीं पीछे है। आज वो अग्रणी जिले में आगे बढ़ रहा है विकास में। शानदार है सर। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि जौनपुर का एक गांव जो काफी फेमस है, यहाँ से IAS IPS लगातार निकलते हैं, पीछे निकलते हैं, कुछ समय बाद जो ये बदायूं भी एक हब बनेगा इस तरह का। आपने जो जौनपुर के गांव की कल्पना की है, मुझे सब संभवतः जानकारी है कि 47 लोग वहाँ से जो है निकले हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि जौनपुर जैसी स्थिति तो शायद न हो, लेकिन जौनपुर हमको प्रेरणा देता है और जौनपुर से प्रेरणा लेकर के बदायूं के बच्चे भी कैसे वहाँ पर IAS अफसर बने, IPS अफसर बने, हमारे क्लास 1 में जाएं, हमारे डॉक्टर बने, अच्छे इंजीनियर बने। तब मैं कह सकता हूँ कि हमने कल्पना की है। और कई बार हमसे लोग कहते हैं कि आप निःशुल्क कैसे चलाएंगे, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि हमने संगठन से एक बात सीखी है, जहाँ कम वहाँ हम, और पूरी तरह से मेरे जो नियर एंड डियर जो लोग रहते हैं शिक्षा के क्षेत्र में कोई सहयोग करना चाहते हैं, उनके साथ साथ उनके सहयोग लेकर के हम चलाते हैं, उससे चल रहा है। और केवल इसका इतना ही नहीं, इस बार विस्तार करने का भी विचार किया है कि बच्चे उसमें हमारे यहाँ करीब 9 जिलों के बच्चे पढ़ते हैं, 9 जिलों से आते हैं और रह करके पढ़ते हैं। और आप आश्चर्य करेंगे जब बच्चों से पूछते हैं कि ऐसी सुविधाएं और जो हम सिस्टम चलाते हैं, तो बच्चे कहते हैं ऐसा मुखर्जी नगर कोटा में भी शायद उनको देखने को आपने सर वहाँ पर अपने यहाँ पर बदायूं में ही कंप्यूटर और अपग्रेडेड सॉफ्टवेयर सब कुछ लगा दिया है, वो जो चीज़ कोटा में नहीं मिलती है।
तो यही मेरा संकल्प है मोदी जी ने के समाज सेवा। तो ये प्रेरणा जो है मोदी से हमको मिली है कि इस लायक जब बने हैं तो कुछ ना कुछ हम करना चाहिए, और आने वाले टाइम में 5 जिलों में हम इसका विस्तार भी करने जा रहे हैं। जिसलिए इस बार तय किया है हमारी टीम ने, एक हम बुलंदशहर खोलेंगे, एक हम अलीगढ़ खोलेंगे, एक हम आगरा, एक कासगंज और शाहजहाँपुर, 5 स्थानों तय किया है। और मुझे विश्वास है कि ये संस्थान एक दिन बदायूं के शिक्षा के क्षेत्र में अपना नाम केंद्र बनेगा, क्योंकि आसपास के 5 जिलों में भी रहेगा। आपने नॉर्थ ईस्ट में बहुत काम किया, लेकिन मैं उस पर आऊँ उससे पहले दो सवाल छोटे छोटे और लेता हूँ। बाबूजी, कल्याण सिंह जी की आपने याद दिला दिया। अब मैं भी जब जाता था तो वो दूर से ही बुला लेते थे, विश्वकर्मा जी अंदर आ जाइए, और अपने बगल में बैठा लेते थे, तो जबरदस्त हो रहा था। उनके पास से जो लोग निकले हैं, आप जैसे लोग हों, जल शक्ति मंत्री को मैंने देखा है, ये कितना, तो एक वो क्या लगता था, बरगद के पेड़ के माफिक थे क्या वो? देखिए बाबूजी, कल्याण सिंह जी से मेरी भेंट 1984 में हुई जी, लेकिन मैं कह सकता हूं कि बाबूजी को जिस तरह से उन्होंने स्नेह मुझे दिया, लगा कि मुझे कोई राजनीतिक गॉडफादर मिल गया हो। और मैंने ईश्वर से प्रार्थना की थी कि बाबूजी मुझे नाम से पहचान लें, और मैंने अपने दिल से ही उनको अपना राजनीतिक गुरु स्वीकार मान लिया था। जी, और मैं उसी तरह से उनके साथ में जुड़ा, और एक समय जब समय इस प्रकार का आया उन पर संकट का, तो मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा। ये बहुत बड़ी लोग बात है। आगे पीछे जा सकते ये हैं, बहुत बड़ी लेकिन बाबूजी का साथ मैंने आखिरी सांस तक, जी, यानी 36 वर्ष में उनके साथ में रहा, और आखिरी सांस तक मैंने उनका साथ दिया। और बाबूजी ने भी आखिरी सांस तक मुझे पूरा आशीर्वाद दिया। मैं कह सकता हूँ कि इतना आशीर्वाद तो बाबूजी ने किसी को नहीं दिया जितना मुझे आशीर्वाद दिया। तो इसलिए मैंने उस संस्थान का नाम स्वर्गीय बाबूजी कल्याण सिंह की स्मृति में रखा। चलिए आगे चलते हैं। माँ गंगा ने आप सभी को बहुत आशीर्वाद दिया। माँ गंगा ने पार्टी को आशीर्वाद दिया, माता गंगा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दिया बनारस से, आपको भी काफी कम आशीर्वाद नहीं दिया है। पूरा आशीर्वाद। क्या लगता है माँ गंगा फलदायी है आप लोगों के लिए? पूरी तरह से फलदायी है। और मैं कह सकता हूँ आज 18.5 करोड़ रुपए जो हमने स्वीकृत कराए ही नहीं है, बल्कि अब शिलान्यास भी हो गया है। मैं ठाकुर जयवीर सिंह जी जो हमारे पर्यटन मंत्री हैं, मैं उनके लिए उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। अभी गए थे और उसका सौंदर्यीकरण, उसके घाट ही सब बनाएंगे। पूर्वोत्तर में आपने जो संगठनात्मक काम किया, आपने जो विकास के काम किए, उसका परिणाम है कि आज जो 7 सिस्टर्स हैं, 7 के 7 राज्य हैं, वो आपके कब्जे में है। देखिए विश्वकर्मा जी, हम 7 सिस्टर पहले कहते थे जी, लेकिन ये 7 सिस्टर नहीं। माननीय मोदी जी ने 2014 से आने के बाद में जिस तरह का पूरे देश में विकास होता था, लेकिन नॉर्थ ईस्ट उससे कहीं ना कहीं अछूता होता था। तो मोदी जी ने 7 सिस्टर की जगह इनके लिए अष्टलक्ष्मी का, जी, 8 स्टेट है, जिसमें आसाम है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, मिजोरम है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, नागालैंड है और सिक्किम है। अब जो मेरा तो मंत्रालय था, तो ये 8 स्टेट में लगातार में सघन दौरे होते थे, लगातार में जाता था। तब मैं कहूँगा कि एक नॉर्थ ईस्ट 2014 से पहले का ऐसा नॉर्थ ईस्ट जहाँ पर विकास के लिए वो समझ नहीं पाते थे, तरह तरह से ब्लॉकेज होते थे, बहुत सारी घटनाएं होती थीं, वहाँ कोई जाना पसंद नहीं करता था। लेकिन आज आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकास के लिए हमारे हर मंत्रालय से 10% पैसा फिक्स होता है, इतना पैसा खर्च करना है। यानी लगभग 4% आबादी के लिए हम 10% पैसा दे रहे हैं। हमारी पूर्ववर्ती सरकारें, जैसे हम यूपीए की सरकार कह सकते हैं, कांग्रेस की कह सकते हैं, उस समय बॉर्डर के गांव को आखिरी गांव कहते थे, ये आखिरी गांव है। लेकिन मोदी जी ने आखिरी गांव नहीं कहा, उसे देश का पहला गांव कहा, और पहला गांव मान करके उन विलेज को वाइब्रेंट विलेज के रूप में डेवलप करने का काम भी हुआ है। तो मैं कह सकता हूं कि नॉर्थ ईस्ट में जो विकास हुआ है, अगर इतना विकास जो 12 साल में हुआ है, शायद यूपीए कांग्रेस के शासन में 60 साल में नहीं हुआ, उससे ज़्यादा 12 साल में मोदी जी ने किया है। अब आपके विभाग की सर थोड़ी बात कर लेते हैं। विभाग में आपके पास खाद्य मंत्रालय बड़ा जबरदस्त विभाग है, आप लोगों को भूखा नहीं देख सकते हैं। 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को राशन देते हैं। लगता है कि ये एक क्रांतिकारी योजना साबित हुई भारतीय जनता पार्टी के लिए। पहले कभी एक समय होता था जितने लोग बीमारी से मरते थे, उससे कम भूखमरी से नहीं मरते थे। बिल्कुल। तो मोदी जी ने, आप विचार करिए, इस देश के नागरिकों को क्यों नागरिक नहीं कहा, देश के नागरिकों को उन्होंने अपना परिवारजन कहा, और संबोधन भी करते कभी हैं, तो आपने देखा हुआ परिवारजनों के संबोधन करते हैं। तो जिस तरह से घर के मुखिया की जिम्मेदारी होती है, मेरे घर का कोई मेंबर भूखा न सोवे, उसी तरह से आदरणीय मोदी जी ने तय किया, संकल्प किया कि मेरे देश का कोई नागरिक भूखा न सोवे। इसके लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना
चालू की जी। और इसमें 5 किलो पर व्यक्ति उसके लिए देने का काम होता है। आप विचार करो, 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों के लिए जी। ये योजना हम चलाने का काम करते हैं। आपने उसमें तकनीक का जो इस्तेमाल किया है, जिससे कि वो लोग जो इसके लाभार्थी ना होने के कारण तब भी ले लेते थे, उसमें भी काफ़ी कमी आई है और सब्सिडी बची रही काफ़ी। बिल्कुल जो हमने तय किया है और उसमें देखिए पॉज सिस्टम कर दिया है। जी। भैया जब आदमी जाएगा अंगूठा लगाए तभी माना जाएगा। वजन की मशीन कंप्यूटर की हमने रख दी है, ऐसा भी नहीं तो कैसे कुछ भी कर लो, उसकी मॉनिटरिंग होती है। हमारे भारत सरकार में वहाँ से पूछा जाता है हर व्यक्ति से, आपको राशन मिला क्या, कितना मिला, कोई कठिनाई तो नहीं है। तो मुझे लगता है कि एक एक व्यक्ति के लिए इतना मॉनिटरिंग करके पूछना और 80 करोड़ लोगों के लिए फ्री राशन देना, ये बहुत बड़ी बात है। तो लगातार हमारा मंत्रालय किसानों जो है 80 करोड़ लोगों के लिए काम कर रहा है। एक बड़ी बात इधर ना कि जब पहले जब माइग्रेंट वर्कर जो होते थे दूसरे प्रदेश में चले जाते थे, उनको राशन नहीं मिलता था। आपने वन नेशन वन राशन कार्ड की बात की, तो जिससे अब जो जहाँ पर है वहाँ से भी राशन ले सकता है। देखिए मोदी जी बहुत दूरदर्शी तरीके से सोचते हैं जी। ये प्रैक्टिकल समस्या थी। अब वन नेशन वन राशन से आज कोई व्यक्ति अगर चाहता है कि मेरा परिवार आधा यहाँ रहता है आधा वहाँ रहता है, उसने सोचा कि मैं 15 किलो यहाँ लेना चाहता हूँ, 20 किलो में मजदूरी करता हूँ वहाँ लूँगा, तो 3 किलो यहाँ ले सकता है, 20 किलो वहाँ ले सकता है। इतना ही नहीं, वो राशन का जो राशन लेने वाला व्यक्ति है चाहता है कि राशन का कोटेदार हमको परेशान करता है, तो जरूरी नहीं है कि हम इससे लेंगे, हम इससे दूसरे से ले लेंगे। तो कुल मिलाकर इतनी स्वतंत्रता, इतनी पारदर्शिता ये वही कर सकता है जिसके मन में ईमानदारी से बिल्कुल सबका साथ सबका विकास की भावना हो। एक इसमें सर एक तकनीकी दिक्कत है, क्योंकि आपने इतना तकनीक का इस्तेमाल इसमें किया है, लेकिन दूर दराज के जो गांव है वहाँ पर नेट की कनेक्टिविटी होने से कहीं कहीं दिक्कत आती है। इसको दूर करने के लिए अब लगातार जिस तरह से आप देख रहे होंगे, एक तो हमारा जिस तरह से नेटवर्क इंटरनेट का लगातार बढ़ रहा है। जी। हम जाते हैं पूर्व नॉर्थ ईस्ट में भी, तो आप देखिए पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहाँ तक हमने हर क्षेत्र में इंटरनेट पहुँचाने का काम किया है। और मैं कहूँगा कि जितना सस्ता इंटरनेट वो नेट यहाँ का है हिंदुस्तान का, इतना कहीं है ही नहीं, सबसे सस्ता है। लेकिन कहीं कहीं बता रहे हैं कि इस तरह की समस्या होती है, तो हम फिजिकल भी उनको देते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उसे हम प्रयास करते हैं आधार से लिंक करने का। तो कहीं ऐसी असुविधा है तो उसको परेशानी ना हो तो हम फिजिकल भी देते हैं। मोदी जी और मेलोडी आजकल पूरे विश्व में छाए हुए हैं सर। देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ भी करते हैं तो हमारे देश की जनता ही नहीं दुनिया स्वीकार करती है। अब वो जमाना चला गया कि पता चलता था कि प्रधानमंत्री जाते थे बैरिंग वापस चले जाते थे, ना कुछ बोल पाते थे ना समझ पाते थे। लेकिन आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के देशों में जाते हैं और जिस तरह से उनका स्वागत और सम्मान होता है, वहाँ के राष्ट्रपति जी, वहाँ के प्रधानमंत्री, मुझे लगता है कि सम्मान अकेले मोदी जी का नहीं होता, वो सम्मान पूरे देश के 140 करोड़ लोगों का होता है। तब मैं कहूँगा कि मोदी जी जिस चीज़ के लिए जो है, अब देखा ना पहले पर्यटक लक्षद्वीप को लेकर उतना कहाँ क्या, तो जिसको दिखाई पड़ता है तो उसके लिए पूरी तरह से जो मोदी जी करते हैं, कोरोना से निकालने का काम किया और जिस बहादुरी के साथ में देश की जनता खड़ी रही, तो माने पीएम साहब जब जब जो आह्वान करते हैं उसे भी स्वीकार करती है और मोदी जी की तरफ सबकी निगाहें रहती हैं कि मोदी जी जो करते हैं देश के हित में करते हैं। तब मैं कहूँगा कि 5 देशों की यात्रा में जिस तरह से लगातार सफलता के ऐसे काम जो व्यापारिक क्षेत्र के हैं, हमारे देश के लिए विभिन्न हिस्सों में काम करने के लिए हैं, तब मैं कह सकता हूँ कि लगातार मोदी जी दुनिया के देशों में जा कर के हमारे जो देश का सम्मान बढ़ाने का काम करते हैं, देश के गौरव को बढ़ाने का काम करते हैं। और यही कारण है जो अर्थव्यवस्था हमारी खस्ता हालत में गिनी जाती थी 2014 से पहले, आज दुनिया की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में नंबर 4 पर है। जिस समय 5वें स्थान पर हम आए थे टॉप 5 में, उस समय हमको पता है कि हमने ब्रिटेन को पीछे छोड़ा था। तो हमें जितनी खुशी 5वें स्थान की आने की हुई तो हुई, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी हुई जिन अंग्रेजों ने हम पर शासन किया उनको पीछे धकेल दिया। तो माननीय मोदी जी यही रुकने वाले नहीं हैं, उन्होंने कहा है कि तीसरे कार्यकाल में ही हम टॉप 3 में आएंगे। तो मोदी जी जिस चीज़ को लेते हैं संकल्प पूरा करते हैं और इस समय विकसित भारत का संकल्प 2047 का, मैं उसी पर आ रहा था। 9 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 2 साल 3 के 2 साल और पूरे 12 साल कंप्लीट हो रहे हैं और आपके भी 2 साल इधर इस सरकार में कंप्लीट हो रहे हैं।
तो 9 जून को आप देश में क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जब जब वर्ष 2 साल पूरे होते हैं, 1 साल पूरा होता है, तो माननीय मोदी जी भाई क्या क्या उपलब्धियां हमारी रही जी, वो देश की जनता भी जाने। तो सारे हमारे मंत्री हैं, हमारे भाजपा के कार्यकर्ता हैं, करते हैं, लेकिन जो जब वर्ष हमारा आता है इतना अच्छा आता है कि पिछली चीज़ों से बहुत अच्छा होता है। और मोदी जी अभी मंत्रिपरिषद की बैठक में कह भी रहे थे कि देखिए हमें पीछे कल क्या रहा तो छोड़ दीजिए, आज क्या है देखिए और कल क्या होगा उसे देखिए। पहले जो कर रहे हैं उसमें केवल गाना गाएंगे तो ठीक नहीं है। तो मोदी जी हमेशा जो आगे का संकल्प लेते हैं, तो 2047 का जो विकसित भारत का संकल्प है, मुझे लगता है कि इसमें फिर हमको दोहराएंगे और हम लगातार अपने लक्ष्यों की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। और आने वाले समय में विकसित भारत का संकल्प मोदी जी अवश्य पूरा हुआ। ऐसा बाकी चीज़ों की अगर हम करें और दिव्यांगजन को छोड़ दें तो ये शायद उचित नहीं होगा। दिव्यांगजनों के लिए बहुत काम किया आपने। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी जब इस देश के प्रधानमंत्री बने तो मैं कहा कि उन्होंने कहा कि मेरी सरकार गरीबों को समर्पित, इन सब क्षेत्रों में काम हुआ। उसी का कारण है, चाहे हमारे दिव्यांग हों या अन्य लोग हों, सही में काम करते करते हम कह सकते हैं कि 25 करोड़ लोग गरीबी के दलदल से ऊपर उठे हैं, इसलिए कि सभी को साथ लेकर के चले। तो सबका साथ सबका विकास में दिव्यांगजन का भी साथ मिले, इसके लिए मोदी जी ने एक संवेदनशील तरीके से सोचा। उससे पहले वो दिव्यांग नहीं कहते थे, वो विकलांग कहते थे। बिल्कुल ठीक है। और विकलांग कहते थे, एक तो अपने अंगों से वो बेचारे परेशान थे, ऊपर से ये विकलांग का शब्द उन्हें कचोटता था, पीड़ा देता था। लेकिन मोदी जी ने उनकी भावनाओं को समझा। उन्होंने कहा ये दिव्यांग नहीं, ये विकलांग नहीं है, ये दिव्यांग है। और दिव्यांग वो होते हैं जिनके दिव्य अंग होते हैं, और दिव्य अंगों में दिव्य शक्तियाँ भी विराजमान होती हैं। अधिनियम 2016 जब संशोधित किया दिव्यांगजन अधिकार वाला, उस समय मोदी जी ने ये 7 श्रेणियों की दिव्यांगता होती थी, 7 की जगह 21 करने का काम किया। पहले केवल दिव्यांगता का सर्टिफिकेट कितना बनता था, 7 श्रेणी का। तो 7 से बढ़ाकर 3 गुनी श्रेणी, यानी 21 श्रेणी में दिव्यांगता का सर्टिफिकेट मिलेगा। और इतना ही नहीं, जो हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा में उनके लिए आरक्षण मिलता 3%, उसे बढ़ा करके 5% किया। नौकरियों में आरक्षण मिलता था 3%, उसे 4% करने का काम किया। और साथ ही साथ हम कह सकते हैं आज जैसे दिव्यांगजनों के लिए सशक्त करने को लगातार काम हो रहा है। आज उनके लिए जो हमारे एल्को के द्वारा उपकरण सहायक उपकरण दिए जाते हैं, उनके जीवन को सरल सहज आसान बनाने के लिए लगातार हम क्या कर सकते हैं। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि हमने उनके लिए सब सुलभ बनाने के लिए भारत सुगम अभियान चलाया। सरकारी बिल्डिंगों के लिए काम उनके कैसे रहम बने हैं, उनके टॉयलेट अलग से बनने हैं, सुविधाओं के लिए क्या क्या करना है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी इतना करते ही हैं। और इतना ही नहीं, हमारी देश की राष्ट्रपति जी आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी जब राष्ट्रपति बन के पहली बार जो अपना जन्मदिन मनाने का नंबर आया, 20 जून को जन्मदिन होता है, तो हमारे मंत्रालय को फोन आता है कि जन्मदिन दिव्यांगजन बच्चों के साथ मनाएंगे। आप विचार करिए, हर वर्ष हमारी राष्ट्रपति जी हमारे संस्थानों में जाकर के जो दिव्यांगजन बच्चे हैं उनके साथ में जन्मदिन मनाने का काम करती हैं। और इतना ही नहीं, जो हमारा पर्पल फेस्ट होता है वो अपने राष्ट्रपति भवन में, जैसे अमृत उद्यान कहते हैं, उसमें हजारों की तादाद में 20-20 हजार की संख्या आती है दिव्यांगजनों की। मैं पिछली बार भी रहा था, इस बार भी मैं रहा था। तो देखा जाए तो वास्तव में दिव्यांगजनों के लिए जो काम हुआ है, और आज दिव्यांगजन भी अपनी भूमिका देश के विकास में पूरी तरह से लगा रहे हैं। और दिव्य कला शक्ति मेले, दिव्य शक्ति कला, ये हम मेले लगाने काम करते हैं। जो उत्पाद बनाते हैं दिव्यांगजन, उन उत्पादों को कैसे मार्केट मिले, कैसे वो स्वरोजगार की तरफ आगे बढ़े, कैसे वो आत्मनिर्भर बने, इसके लिए लगातार मोदी जी काम करते हैं। तब मैं कहूँगा कि अब दिव्यांगजन कोई किसी से कम नहीं। उसी का परिणाम है अभी ओलंपिक गेम जब होते हैं तो हमारे देश के खिलाड़ी मेडल लाते ही हैं, लेकिन खुशी तब होती है जब हमारे देश के दिव्यांगजन पैरा ओलंपिक में जाते हैं तो सामान्य से भी ज्यादा मेडल जीत कर लाते हैं। तो आज हमारे दिव्यांगजन किसी से कम नहीं है। उनको सशक्तिकरण करने का जो काम किया है मोदी जी के नेतृत्व में, हमारा मंत्रालय लगातार काम करता है। बहुत बड़ी बात सर, समय कम हो गया, अब 2 सवाल ले लेते चलते चलते आखिरी में। एक तो 80% भूभाग पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो गया है, किस राज्यों में सरकार बन गई है, आगे क्या?
देखिए, आज 22 राज्यों में हमारी या तो मुख्यमंत्री हमारा है या एनडीए की सरकार है। जी जी 22 राज्यों 22 राज्य, और वो भी अभी अधिकांश वेस्ट बंगाल भी आ गया है। ये बड़े बड़े राज्य। पश्चिम बंगाल की स्थिति देखिए, 34 साल तक कम्युनिस्ट रहे, 15 साल तक ममता जी, और जिस तरह से वहाँ पर कानून व्यवस्था राज खत्म हो गया था, जिस तरह की गुंडागर्दी होती थी, किस तरह के अत्याचार होते थे, ऐसा लगता था वहाँ घुसपैठियों को कब्जा हो गया है। घुसपैठी और रोहिंग्यों के लिए उन्होंने अपना वोट बैंक बना लिया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व माननीय अमित शाह जी, माननीय मोदी के नेतृत्व में, हमारे आदरणीय सुनील बंसल जी यहाँ पर पहले संगठन महामंत्री थे, उन्होंने मोर्चा संभाला, और हम कह सकते हैं कि 4-4 महीने तक कार्यकर्ता वहाँ पर रुकना पड़ा वहाँ, लेकिन कल्पना नहीं की थी। मैं पश्चिम बंगाल की जनता को नमन करता हूँ, उन्होंने जिस तरह का निर्णय लिया कि अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि नहीं तो पश्चिम बंगाल जो था वो बांग्लादेश दूसरा बनने की स्थिति में चला गया था। लेकिन चुन चुन कर घुसपैठियों को बाहर निकालने का काम करेंगे। मैं SIR में भी हमारा काम हुआ है, सारे ऐसे डिलीट करने का काम, ऐसे वोट जो नहीं होना चाहिए। और हमारी घुसपैठियों के लिए भी सीधी सी नीति है कि डिटेक्ट, डिलीट और रिपोर्ट, यानी हम उनको 3D पर काम करेंगे। हाँ बिल्कुल, जो हम काम करेंगे। और साथ में हम कह सकते हैं डिटेक्ट, उन्हें पहचान भी करेंगे, उनको डिलीट जहाँ करने की आवश्यकता करेंगे, और रिपोर्ट जहाँ से आए वहाँ वापस भेजने का काम करेंगे। तो अब चाहे आतंकवाद हो या घुसपैठ हो, ये चलने वाला नहीं है। ये माननीय मोदी जी के नेतृत्व में लगातार देश सशक्त होता जा रहा है, और आत्मविश्वास हमारे देशवासियों का लगातार बढ़ रहा है। और हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में भारत और तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। आखिरी सवाल है सर कि शिखर पर चढ़ना और शिखर पर चढ़कर बने रहना, ये दो अपने आप में बड़ी चुनौतियां होती हैं। आपने 80% का पर कब्जा कर लिया। अब अगले साल जनवरी-फरवरी में 3 राज्यों के चुनाव हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है, उत्तराखंड और पंजाब। कैसे देखते हैं आप इन चुनावों को? देखिए, जिस तरह से पश्चिम बंगाल पर हमने जीत हासिल की है, जी, हम कह सकते हैं कि हमारा नेतृत्व जो तय कर लेता है, जिस लक्ष्य बना लेता है, तो पूरा करता है। और उत्तर प्रदेश को हमने लगातार 2 बार जीता है, जिस तरह से आप देख रहे हैं। भाजपा का कार्यकर्ता 365 दिन काम करता है जी। यही कारण है कि हमारे माननीय मोदी के नेतृत्व में, हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में जो भी योजना बनाई जाती है चुनाव की, तो मैं कह सकता हूँ कि चाहे हमारा उत्तर प्रदेश हो, चाहे अन्य राज्य हो, सरकार भाजपा की बनेगी। और सबने देखा है, जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकार होती है, विकास की गति ज़्यादा होती है। जनता भी समझ चुकी है कि डबल इंजन की सरकार में विकास कराना है तो भाजपा को लाना है। तो मैं कहूँगा कि आने वाले टाइम में, लोग कहते हैं कि भाजपा का स्वर्णिम आ गया, मुझे लगता है कि स्वर्णिम युग आना भी बाकी है। जब भाजपा पूरी तरह से कमल ही कमल खिलेगा और एनडीए की सरकारें बनेंगी, तब मुझे लगता है ये 22 राज्यों पर है, मुझे नहीं लगता कोई राज्य आसानी से छूटने वाला है। आपके पास चूंकि सामाजिक न्याय, उद्यम और तमाम विभाग हैं, खाद्य मंत्रालय भी है, आप उन लोगों को और पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल आज के खबर के माध्यम से? देखिए, मैं उत्तर प्रदेश में बैठा हूँ जी। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है जी। तब मैं कहूँगा उत्तर प्रदेश में 2017 का हाल सबने देखा है जी। और आज डबल इंजन की सरकार जिस तरह से विकास पर विकास लगातार करती जा रही है, चाहे हमारा रोड का विकास देखेंगे, चाहे हमारा अन्य किसी तरह से हम जाएंगे, तब मैं कहूँगा कि पूरी तरह से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में विकास भी हो रहा है, कानून का राज स्थापित हो गया है और हम हर क्षेत्र में विकास के नए नए आयाम लेकर हम आ रहे हैं और माननीय मोदी के नेतृत्व में अभी हम और आगे बढ़ेंगे। तो सभी देशवासियों से यही प्रार्थना करना चाहता हूँ, यही निवेदन करना चाहता हूँ, आने वाले समय में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों मजबूत करें और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करें, जिससे कि ये खुशहाली का रास्ता है और आगे कैसे बढ़े, विकास और आगे कैसे बढ़े और विकसित भारत का संकल्प मोदी जी का 2047 में जब हमारा देश 100 साल की आज़ादी का जश्न मना रहा हो तो विकसित भारत हो, उस संकल्प को पूरा करने के लिए हम सभी लोग मिलकर के साथ दें और मुझे विश्वास है कि मोदी जी जो संकल्प ले लेते हैं उसे पूरा करने का काम करते हैं। इसी के साथ आपको और आपके चैनल को धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये है केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा साहब, जो हमें बता रहे हैं कि कमल 80% जगह पर खिल चुका, लेकिन वो रुकने वाले यहाँ नहीं है। अभी उनकी जो इच्छा है कि इसको और आगे बढ़ना है, जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, बता रहे हैं, उसमें कहीं कोई राजनीतिक पार्टी रुकती नहीं है और कमल यहाँ पर खिलेगा और आगे ही बढ़ता चलेगा। आप हमें 2017 के पहले का भी लोगों ने
यूपी देखा है और अब डबल इंजन की सरकार भी देख रहे हैं। तो आप हमें दीजिए इजाजत, हमारी टीम के साथ हम फिर हाजिर होंगे आपके समक्ष एक ऐसे ही शख्स के साथ।